हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल दिसार जीकेजीएस क्लासेस में। दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से आप सभी कर रहे होंगे। दोस्तों, हम आपको आरआरबी, एएलपी, सीबीटी 2 एग्जाम के लिए बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग के प्रैक्टिस सेट का सॉल्यूशन करवा रहे हैं। ये जो यूथ की बुक है इसकी, जिसमें दोस्तों 8 सेट हमने आपको करवा दिया है। आज हम आपको करवाने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 9 के सारे क्वेश्चन विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और दोस्तों, हमसे जुड़ने के लिए, क्लास की अपडेट के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन और देखते हैं प्रैक्टिस सेट 9 के सारे क्वेश्चन विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में। पहला क्वेश्चन दोस्तों, जब कार एक मोड़ लेती है तो वह कौन सा बल है जो हमें बाहर की ओर धक्का देता है? दोस्तों, जब भी कार एक मोड़ लेती है तो वह बल जो हमें बाहर की ओर धक्का देता है उसे हम बोलते हैं अपकेंद्री बल। क्या बोलते हैं? अपकेंद्री बल बोलते हैं। दोस्तों, यांत्रिकी में अपकेंद्री बल एक जड़त्वीय बल है जो वृत्तीय गति करती हुई वस्तुओं पर गति के पथ के केंद्र से दूर त्रिज्या की दिशा में लगता हुआ प्रतीत होता है। अपकेंद्री बल के कारण ही जब कार मोड़ लेती है तो बाहर की ओर क्या लगता है? धक्का लगता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। डेयरी में प्रयोग किए जाने वाले दूध से क्रीम को अलग करने की प्रक्रिया कहलाती है। दोस्तों, डेयरी में प्रयोग किए जाने वाले दूध से क्रीम को अलग करने की प्रक्रिया को हम बोलते हैं अपकेंद्रीकरण। क्या बोलते हैं? अपकेंद्रीकरण बोलते हैं। दोस्तों, वृत्तीय गति में कुछ परिस्थितियां ऐसी होती है जब ऐसा आभास होता है कि वस्तु पर एक बल लगा है जिसकी दिशा अभिकेंद्र बल के विपरीत होती है। वास्तव में यह बल लगा नहीं होता। इस प्रकार के आभासी बल को हम बोलते हैं अपकेंद्रीय बल। दोस्तों, मोड़ पर दाई और घूमती गाड़ी पर बैठा आदमी बाई ओर झुक जाता है, अर्थात उसे अपकेंद्रीय बल का आभास होता है। और दूध से क्रीम अलग करने वाले यंत्र इसी सिद्धांत पर कार्य करते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा इस समूह का सदस्य नहीं है? यूनिक्स, एमएस डॉस, विंडोज, फायरवॉल। तो दोस्तों, जो इस समूह का सदस्य नहीं है वो है ऑप्शन नंबर डी, फायरवॉल। दोस्तों, फायरवॉल कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क का एक हिस्सा है जिसका निर्माण अनाधिकृत उपयोग को रोकने और अधिकृत संप्रेषण को अनुमति देने के लिए किया जाता है, जबकि अन्य विकल्प ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण है। ठीक है, ये सभी क्या है? ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है ना, देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारे जल संसाधनों की सुरक्षा के लिए भारत सरकार ने किस वर्ष में जल अधिनियम पारित किया था? मतलब प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम पारित किया था भारत सरकार ने। तो यह वर्ष था दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 1974 में। हमारे जल संसाधनों की सुरक्षा के लिए भारत सरकार ने सन 1974 में जल अधिनियम पारित किया था। दोस्तों, सभी के अधिनियम और उसके वर्ष के बारे में जान लेते हैं। तो जल अधिनियम पारित किया था 1974 में। वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम पारित हुआ था 1981 में। भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित हुआ 1972 में। और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था 1986 में। ठीक है, और 1987 में वायु प्रदूषण के साथ ध्वनि प्रदूषण को भी शामिल कर लिया गया था। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो 1987 में ही वायु प्रदूषण के साथ ध्वनि प्रदूषण को शामिल कर लिया गया था। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी आवेश का विद्युत क्षेत्र बल डैश है। दोस्तों, किसी आवेश का विद्युत क्षेत्र बल मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होता है? तो दूरी के वर्ग के साथ घटता है। दोस्तों, हमने पढ़ा है कूलाम का नियम। तो कूलाम के नियम के अनुसार दो आवेशों Q1 और Q2 के मध्य बल दोनों आवेशों के गुणनफल के क्या से होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। और आवेशों के मध्य की दूरी d के क्या होता है? d के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आवेशों के मध्य माध्यम पर निर्भर करता है। तो ये किसके पर निर्भर करता है? माध्यम पर निर्भर करता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? किसी आवेश का विद्युत क्षेत्र बल जो होता है ये दूरी के वर्ग के साथ घटता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वॉकी टॉकी, वॉकी टॉकी किस संचार चैनल का एक उदाहरण है? दोस्तों, वॉकी टॉकी जो है ये हाफ डुप्लेक्स संचार चैनल का क्या है? उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वॉकी टॉकी हाफ डुप्लेक्स संचार चैनल का एक उदाहरण है। हर अर्ध डुप्लेक्स में डेटा एक संकेत वाहक पर एक समय में केवल एक तरफ से ही डेटा भेजा जा सकता है।
किसमें, अर्ध डुप्लेक्स में। और उदाहरण के लिए बात करें तो एक लोकल एरिया नेटवर्क पर जो एक तकनीक है जिसका आधा द्वैध संचरण होता है, पर एक वर्क स्टेशन लाइन पर डेटा भेज सकता है और फिर डेटा को प्राप्त कर सकता है। कौन, लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक स्क्रू का यांत्रिक लाभ निर्भर करता है। दोस्तों एक स्क्रू का यांत्रिक लाभ जो है ये चूड़ियों के पिच पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, चूड़ियों के पिच पर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि एक लीवर में यांत्रिक लाभ 1.5 है और भार 150 न्यूटन है तो प्रयास कितना होगा। दोस्तों हमको यांत्रिक लाभ का मान कितना दिया गया है, मैकेनिकल एडवांटेज का मान कितना दिया गया है, ये दिया गया है 1.5। भार कितना है दोस्तों, भार दो दिया गया है, लोड कितना दिया गया है हमको 150 न्यूटन दिया गया है, और एफर्ट हमको निकालना है। क्या निकालना है, एफर्ट हमको निकालना है। हम जानते हैं मैकेनिकल एडवांटेज बराबर क्या होता है, मैकेनिकल एडवांटेज बराबर होता है लोड बटे एफर्ट, या फिर एफर्ट आर्म, या तो क्या होता है एफर्ट आर्म बटे लोड आर्म के होता है। अब हमको यहाँ दिया क्या गया है, हमको मैकेनिकल एडवांटेज का मान दिया गया है कितना 1.5 बराबर लोड कितना है दोस्तों 150 है, हमको एफर्ट यहाँ पे निकालना है। तो पॉइंट हटेगा जो तो नीचे 10 आ जाएगा, 15 से काट देंगे 10 बार में, 10 इंटू 10 100। तो एफर्ट कितना निकल के आ जाएगा, हमारा एफर्ट आ जाएगा 100 न्यूटन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, समझ गए ना कैसे हुआ। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी वाला 100 न्यूटन। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से किस विकल्प का अर्थ प्राकृतिक या कृत्रिम रूप से जंगलों की पुनः स्थापना है। तो किस विकल्प का अर्थ प्राकृतिक या कृत्रिम रूप से जंगलों की पुनः स्थापना है, तो यह है रिफॉरेस्टेशन। क्या है, रिफॉरेस्टेशन का अर्थ जो है प्राकृतिक या कृत्रिम रूप से जंगलों की क्या करना है, पुनः स्थापना है। दोस्तों वनीकरण, रिफॉरेस्टेशन किसी विस्तृत भूमि पर मनुष्य द्वारा कृत्रिम रूप से वन लगाने की एक प्रक्रिया है। वनीकरण में आवश्यक तथा उपयोगी वृक्षों को लगाया जाता है। आज के परिवेश में मृदा संरक्षण, बाढ़ नियंत्रण, पर्यावरण संरक्षण आदि विविध उद्देश्यों से इसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती जा रही है। जबकि वन उन्मूलन, डिफोरेस्टेशन से आशय वृक्षों की अंधाधुंध कटाई से है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। जब कई प्रतिरोध डैश में जोड़े जाते हैं तो उनका संयुक्त प्रतिरोध उनमें से न्यूनतम प्रतिरोध से भी कम होता है। तो दोस्तों जब भी हम प्रतिरोध को समानांतर क्रम में जोड़ते हैं तो उनका संयुक्त प्रतिरोध जो होता है वो न्यूनतम प्रतिरोध से भी कैसे होता है, कम होता है। तो ऑप्शन नंबर ए वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यदि प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो इस क्रम में सभी प्रतिरोधों को एक सिरे एक और एक साथ एवं दूसरे सिरे दूसरी ओर एक साथ जुड़े होते हैं। ठीक है, बात करें और एक्स्ट्रा फैक्टर के बारे में, तो जब दोस्तों जब R1 व R2 प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो उनके तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम उन प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योग की कैसे होता है, बराबर होता है। समांतर क्रम में क्या होता है दोस्तों, समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध का मान संयोजन के प्रत्येक प्रतिरोध के मान से भी कैसा होता है, कम होता है। सभी प्रतिरोधों के सिरों पर वोल्टेज क्या होता है, समान होता है समांतर क्रम में, और सभी प्रतिरोधों में अलग अलग प्रवणता की धारा प्रवाह होती है, और सभी प्रतिरोधों में अलग अलग प्रवणता की धारा प्रभावित होती है। मतलब क्या होता है, समांतर में वोल्टेज का मान समान होता है और वोल्टेज का मान समान होता है और धारा का मान अलग अलग होता है। किसमें, समांतर परिपथ में। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। डैश की एसआई इकाई ओम होती है तो प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या होती है दोस्तों, ओम होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विद्युत धारा की इकाई क्या होती है, एम्पियर। विभवांतर की इकाई क्या होती है, वोल्ट होती है। विद्युत आवेश की इकाई क्या होती है, तो कूलाम होती है। तो ये तीनों ही चीजें आपको याद रखना है। दोस्तों प्रतिरोध की एसआई इकाई ओम है। किसी प्रतिरोधक के सिरे के बीच विभवांतर तथा उससे प्रभावित विद्युत धारा के अनुपात को क्या कहते हैं, हम प्रतिरोध कहते हैं। आर बराबर क्या होता है, वी अपन आई, जहां आर प्रतिरोधक का क्या है, प्रतिरोध है जो ओम में मापा जाता है। वी प्रतिरोधक के सिरों पर विभवांतर है जिसे वोल्ट में मापा जाता है, और आई जो है प्रतिरोधक से होकर जाने वाली विद्युत धारा है जिसे एम्पियर में मापा जाता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। इनमें से कौन से नेटवर्क प्रोटोकॉल का प्रयोग ईमेल भेजने के लिए किया जाता है। दोस्तों ईमेल भेजने के लिए हम जिस प्रोटोकॉल का प्रयोग करते हैं वो है हमारा SMTP। क्या है, SMTP। दोस्तों SMTP TCP IP प्रोटोकॉल का भाग है। इसके द्वारा नेटवर्क के माध्यम से ईमेल का कार्य संपादित किया जाता है। अब SMTP का फुल फॉर्म आपको कमेंट बॉक्स में बताना है क्या होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन।
हिमालय राष्ट्रीय उद्यान के अल्पाइन मीडोज में भेड़ों द्वारा नियंत्रित मौसमी चराई का क्या प्रभाव हुआ था? दोस्तों, हिमालय राष्ट्रीय उद्यान के अल्पाइन मीडोज में भेड़ों द्वारा नियंत्रित मौसमी चराई का जो प्रभाव हुआ था वो था क्या? इससे पुरानी घास हट गई थी और नई घास उगना संभव हुआ था। क्या हुआ था? इससे पुरानी घास हट गई थी और नई घास उगना क्या हुआ था? संभव हुआ था हिमालय राष्ट्रीय उद्यान के अल्पाइन मीडोज में भेड़ों द्वारा मौसमी चराई के दौरान। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। GL और XY के बीच कितनी दूरी होती है? तो दोस्तों, GL और XY के बीच जो दूरी होती है वो इनमें से कोई नहीं होती। 10 mm, 20 mm, 45 mm, ये तीनों ही नहीं होती G और XY के बीच की दूरी। अभी क्यों नहीं होती? दोस्तों, GL और XY के बीच दूरी निर्धारित नहीं की गई है। इसके को प्रथम कोण प्रक्षेप में XY रेखा पर ही खींचा जाता है तथा तृतीय कोण प्रक्षेप में GL को XY रेखा से उचित दूरी पर, मतलब जितनी दूरी पर ड्राइंग को बनाया जा सके, खींचा जाता है। तो इनकी कोई स्पेशल दूरी नहीं बताई गई है, तो इनमें से कोई नहीं इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। तल का एक अनुभाग एक शंकु को इस प्रकार काटता है कि यह 90 डिग्री के अलावा एक कोण पर शंकु के अक्ष की ओर झुका होता है और यह इसके सभी तरह के उत्पादकों को काटता है। इस तरह से बने अनुभाग को डैश कहते हैं। दोस्तों, तल का एक अनुभाग एक शंकु को इस प्रकार काटता है कि यह 90 डिग्री के अलावा एक कोण पर शंकु के अक्ष की ओर झुका होता है और यह इसके सभी तरह के उत्पादकों को काटता है। तो इस तरह बने अनुभाग को हम बोलते हैं एक दीर्घवृत्त। क्या बोलते हैं इसे? हम एक दीर्घवृत्त बोलते हैं। दोस्तों, यदि शंकु को तिरछा काटा जाएगा तो काटे गए छिन्नक का सतह एक दीर्घवृत्त जैसा प्राप्त होगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि शक्ति, वोल्टेज, धारा और प्रतिरोध को क्रमशः P, V, I और R द्वारा निरूपित किया जाता है तो निम्न में से कौन सा संबंध सत्य होगा? तो दोस्तों, जो सही संबंध होगा सत्य वाला वो हो जाएगा P बराबर I स्क्वायर R के। तो ऑप्शन नंबर C इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर C वाला हो जाएगा। ठीक है ना, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक इलेक्ट्रिक ओवन की रेटिंग 2500 वाट है। इसके द्वारा 5 घंटे में उपयोग की जाने वाली ऊर्जा कितनी होगी? तो दोस्तों, कुल ऊर्जा हमको निकालना है तो ऊर्जा बराबर क्या होता है? शक्ति इंटू समय के होता है। तो शक्ति कितनी है दोस्तों? शक्ति है 25 वाट। समय कितना है? 5 घंटे है। तो क्या करेंगे, हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2500 इंटू 5 के। तो 25 5 125 और 2 जीरो हमारा लग जाएगा। तो ये कितना निकल के आ गया हमारा? 125 वाट घंटा। अब दोस्तों, वाट घंटा आया, इसको kWh में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, इसको 1000 से भाग दे देंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा? 1000 से भाग देंगे तो 12.5 किलो वाट घंटा आंसर हमारा निकल के आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रदर्शित चित्र कौन से प्रक्षेपण विधि को दर्शाता है? ये जो चित्र है दोस्तों, ये कौन से प्रक्षेपण विधि को दर्शाता है? तो ये दर्शाता है तृतीय कोण प्रक्षेपण विधि को। किसको? तृतीय कोण प्रक्षेपण विधि को दर्शाता है ये जो चित्र है। दोस्तों, तृतीय कोण प्रक्षेपण में पारदर्शी प्रक्षेप तल सदैव वस्तु तथा दर्शक की आंख के बीच में आते हैं। तो ये कौन सा तल हो जाएगा? तृतीय कोण हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी निश्चित ऊंचाई पर गतिमान किसी वस्तु के वेग को 4 गुना बढ़ा दिया जाए तो उस वस्तु की स्थितिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा? दोस्तों, किसी निश्चित ऊंचाई पर गतिमान किसी वस्तु के वेग को 4 गुना बढ़ा दिया जाएगा तो उस वस्तु की स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? स्थितिज ऊर्जा नियत रहेगी। स्थितिज ऊर्जा में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, प्रत्येक वस्तु में उसकी स्थिति के कारण जो ऊर्जा विद्यमान रहती है उसे हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। प्रश्न अनुसार किसी निश्चित ऊंचाई पर गतिमान किसी वस्तु के वेग को 4 गुना बढ़ाने पर उसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होगा, ना कि स्थितिज ऊर्जा में। अतः स्थितिज ऊर्जा कैसी होगी? नियत बनी रहेगी। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। साइकिल चलाते समय ऊर्जा का किस प्रकार का रूपांतरण होता है? दोस्तों, साइकिल चलाते समय ऊर्जा का रूपांतरण जो होता है वो होता है रासायनिक ऊर्जा पेशी ऊर्जा में और फिर गतिज ऊर्जा में रूपांतरित होती है। रासायनिक ऊर्जा किस में होती है? पेशी ऊर्जा में होती है और फिर किस में रूपांतरित होती है? गतिज ऊर्जा में रूपांतरित होती है साइकिल चलाते समय। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक संपीड़ित स्प्रिंग में सामान्य स्प्रिंग की तुलना में डैश ऊर्जा होती है। दोस्तों, एक संपीड़ित स्प्रिंग में सामान्य स्प्रिंग की तुलना में अधिक ऊर्जा होती है। क्या होती है? अधिक ऊर्जा होती है।
दोस्तों एक संपीड़ित स्प्रिंग में सामान्य स्प्रिंग की तुलना में अधिक ऊर्जा होती है। स्प्रिंग एक लोचदार वस्तु की बनी होती है तथा जिसमें मैकेनिकल ऊर्जा संचित रहती है। संपीड़ित स्प्रिंग में मैकेनिकल ऊर्जा ज्यादा संचित होने के कारण सामान्य स्प्रिंग की तुलना में अधिक ऊर्जा होती है। किसमें? संपीड़ित स्प्रिंग में। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। वह पोर्ट जो डिजिटल उपकरणों में से डेटा स्थानांतरण के लिए एक प्रोटोकॉल है, किस रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों वह पोर्ट जो डिजिटल उपकरणों में से डेटा स्थानांतरण के लिए एक प्रोटोकॉल है, उसे हम जानते हैं यूएसबी पोर्ट के नाम से। क्या नाम से जानते हैं? यूएसबी पोर्ट कहलाता है। दोस्तों यूएसबी पोर्ट यूनिवर्सल सीरियल बस पोर्ट एक एक्सटर्नल डिवाइस है जो लगभग सभी पेरिफेरल डिवाइसेस को कंप्यूटर से जोड़ने में सक्षम है। कंप्यूटर को बिना रिस्टार्ट किए किसी डिवाइस को यूएसबी पोर्ट के साथ जोड़कर प्रयोग किया जाता है। इसे प्लग एंड प्ले का गुण कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? प्लग एंड प्ले का गुण। पैरेलल पोर्ट में 25 पिन का कनेक्टर होता है जिसमें एक साथ 8 बिट या अधिक डाटा का आदान प्रदान किया जा सकता है। ठीक है ना, देखते हैं अगला क्वेश्चन। जब इंटरसेक्शन तल अक्ष से अवनत हो लेकिन शंकु के जनरेटर में एक के समांतर हो तो उस समतल को क्या कहते हैं? दोस्तों जब इंटरसेक्शन तल अक्ष से झुका हुआ होता है या अवनत होता है लेकिन शंकु के जनरेटर में एक के समांतर होता है तो उस समतल को बोलते हैं हम पैराबोला। क्या बोलते हैं उसे? हम पैराबोला बोलते हैं। दोस्तों परवलय की बात करें तो जब परिच्छेद तल अक्ष से अवनत हो लेकिन शंकु के जनित्रों में एक के समांतर हो तो इस समतल को परवलय कहते हैं, मतलब पैराबोला कहते हैं। अति परवलय किसे कहते हैं? तो जब परिच्छेद तल का अक्ष से बनाया गया कोण शंकु के जनित्र के बनाए गए कोण से छोटा होता है तो ऐसे समतल को हम बोलते हैं अति परवलय। क्या बोलते हैं? अति परवलय बोलते हैं। तो ये दोनों ही चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एसपी 46 2003 के अनुसार ड्राइंग में खींची जाने वाली विमांकन रेखा होती है। दोस्तों ड्राइंग में खींची जाने वाली विमांकन रेखा जो होती है ये निरंतर पतली रेखा होती है। क्या होती है? निरंतर पतली रेखा होती है विमांकन रेखाएं। दोस्तों विमा रेखाएं किसी वस्तु की विमा को प्रदर्शित करती है। ये रेखाएं निरंतर सतत पतली रेखाएं होती है जिनकी मोटाई 0.4 mm के लगभग रखी जाती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में दाई साइड फ्रंट व्यू के किस तरफ बनती है? तो दोस्तों थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में दाई साइड जो है ये फ्रंट व्यू के कहाँ बनती है? तो फ्रंट व्यू के फ्रंट के दाएं ही बनती है। कहाँ बनती है? फ्रंट के दाएं बनती है। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में दाई साइड फ्रंट के दाएं तरफ बनती है तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। लगभग किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है? तो दोस्तों 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर पानी का घनत्व जो होता है वो क्या होता है? अधिकतम होता है। कितने डिग्री सेल्सियस पर? 4 डिग्री सेल्सियस पर। दोस्तों लगभग 4 डिग्री सेल्सियस तापमान अथवा 277 डिग्री केल्विन तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है तथा आयतन कैसा होता है? न्यूनतम होता है। जल 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्फ में परिवर्तित हो जाता है और शुद्ध जल का क्वथनांक जो होता है ये 100 डिग्री सेल्सियस तथा हिमांक कैसा होता है? 0 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। CSS फाइल विस्तारण सामान्यतः किस प्रकार के फाइल का संदर्भ देता है? दोस्तों CSS फाइल विस्तारण जो है ये सामान्यतः हाइपर टेक्स्ट संबंधित फाइल के प्रकार का संदर्भ देता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों CSS की बात करें तो कैस्केडिंग स्टाइल शीट इसका फुल फॉर्म होता है। ये फाइल विस्तारण सामान्यतः हाइपर टेक्स्ट से संबंधित है। एक वेब पेज को बनाने की तकनीक HTML के महत्वपूर्ण भाग है। HTML के इस्तेमाल से वेब पेज को आकार मिलता है और CSS के प्रयोग से नया आकर्षण, ये दोनों साथ प्रयोग किए जाते हैं। CSS के बिना हम HTML प्रयोग कर सकते हैं मगर HTML के बिना CSS का प्रयोग नहीं किया जा सकता। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। जब किसी भाग के आयामों की सामान्य डेटम विशेषता होती है तो इंजीनियरिंग आरेखन में विमांकन का सर्वोत्तम मार्ग डैश है। दोस्तों जब किसी भाग के आयामों की सामान्य डेटम विशेषता होती है तो इंजीनियरिंग आरेखन में विमांकन का सर्वोत्तम मार्ग होता है हमारा समांतर विमांकन। उसे हम क्या बोलते हैं? समांतर विमांकन बोलते हैं। दोस्तों जब किसी भाग के आयामों को एक ही आधार रेखा से दिखाया जाता है तो उसे समांतर विमांकन हम कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? हम समांतर विमांकन। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अच्छा, इस समांतर विमांकन समझ में आ गया। अगर दोस्तों जब किसी भाग के आयामों को एक श्रृंखला में अर्थात
एक के बाद दूसरी विमा को दिखाते हैं तो उसे श्रृंखला विमांकन कहते हैं। तो जैसे ये जो दिख रहा है ये क्या है, हमारा श्रृंखला विमांकन है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्रायोजेनिक डैश को दर्शाता है। दोस्तों क्रायोजेनिक जो है ये कम तापमान को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? कम तापमान को। दोस्तों क्रायोजेनिक कम तापमान को दर्शाता है। निम्न तापिकी भौतिकी की वह शाखा है जिसमें अत्यधिक निम्न ताप 0 से 123 डिग्री सेल्सियस से नीचे के तापमान का अध्ययन किया जाता है। जीएसएलवी रॉकेट में प्रयुक्त होने वाले ईंधन बहुत कम तापमान पर भरा इंजन जो इंजन में भरा जाता है, जिसे क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन हम कहते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से वीडियो संपीड़न प्रारूप वीडियो कंप्रेशन फॉर्मेट के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? दोस्तों वीडियो संपीड़न प्रारूप के रूप में हम प्रयोग करते हैं किसका? WMV का। किसका? WMV का। अब WMV का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ये होता है विंडोज मीडिया वीडियो। WMV वीडियो संपीड़न प्रारूप के रूप में प्रयोग किया जाता है। MP3 क्या होता है? तो यह एक ऑडियो फाइल है जो फाइल की साइज को कम करने के लिए कंप्रेशन एल्गोरिथम का उपयोग करती है। JPEG क्या है? तो यह डिजिटल चित्रों के संपीड़न के लिए आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला एक फाइल फॉर्मेट है। और WMA क्या है? तो माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित ऑडियो कोडेक की एक श्रृंखला है WMA। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। 2 ओम, 3 ओम और 6 ओम के 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में संयोजित है। इस संयोजन का प्रतिरोध डैश होगा। दोस्तों 2 ओम, 3 ओम, 6 ओम के 3 प्रतिरोध है जो कि श्रेणी क्रम में कैसे हैं? संयोजित है। तो इसका प्रतिरोध क्या होगा? तो हम जानते हैं श्रेणी क्रम में RT बराबर क्या होता है? समतुल्य प्रतिरोध R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है और डैश डैश RN तक होता है। तो तीनों को जोड़ देंगे दोस्तों, 2 और 3 5, 5 और 6 11 ओम। तो तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा? 11 ओम आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़ते हैं। विश्व के अति संवेदनशील देशों के वातावरण की समुत्थान शक्ति प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखने के लिए किस संस्था ने प्रत्याशा आत्मसात करना पुनः सांचे में ढालना जैसी पहल की? दोस्तों विश्व के अति संवेदनशील देशों के वातावरण की समुत्थान शक्ति प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखने के लिए वह संस्था जिसने प्रत्याशा आत्मसात करना पुनः सांचे में ढालना जैसी पहल की शुरुआत की थी, वो थी हमारी यूनाइटेड नेशन। किसने? यूनाइटेड नेशन ने। दोस्तों यूनाइटेड नेशन ने विश्व के अति संवेदनशील देशों के वातावरण की समुत्थान शक्ति प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखने के लिए प्रत्याशा आत्मसात करना पुनः सांचे में ढालना जैसी पहल शुरू की थी। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि एक मरीज मुंह से श्वसन प्रक्रिया सही न करे तो प्राथमिक उपचार को निम्न अनुसार करना चाहिए। दोस्तों यदि एक मरीज मुंह से श्वसन प्रक्रिया सही से ना करे तो प्राथमिक उपचार यह होना चाहिए कि हमें तुरंत चिकित्सा सहायता ढूंढना चाहिए। क्या करना चाहिए? तुरंत चिकित्सा सहायता ढूंढना चाहिए। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। फोर्ट्रॉन और कोबोल भाषा का सर्वप्रथम प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया था? दोस्तों फोर्ट्रॉन और कोबोल भाषा का सर्वप्रथम प्रयोग जो है ये सेकंड जनरेशन के पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया था। किसका उपयोग? फोर्ट्रॉन और कोबोल भाषा का सर्वप्रथम प्रयोग। दोस्तों फोर्ट्रॉन और कोबोल उच्च स्तरीय भाषाएं हैं। कंप्यूटर की द्वितीय पीढ़ी में सबसे पहले इन भाषाओं का उपयोग हुआ था। फोर्ट्रॉन भाषा का उपयोग वैज्ञानिक और गणितीय अनुप्रयोगों के प्रोग्रामिंग के लिए किया जाता है और कोबोल भाषा कैसी भाषा है? तो व्यावसायिक भाषा है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। L लंबाई, R त्रिज्या और रो प्रतिरोधकता वाले एक तार का प्रतिरोध डैश होगा। तो दोस्तों L लंबाई, R त्रिज्या और रो प्रतिरोधकता वाले एक तार का प्रतिरोध होगा रो L अपान में पाई R स्क्वायर। क्या हो जाएगा? R बराबर रो L अपान में पाई R स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, किसी लंबाई, त्रिज्या R तथा विशिष्ट प्रतिरोधकता वाले तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती होता है। उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल A मतलब पाई R स्क्वायर कैसे होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। समानांतर क्रम संयोजन में संयोजित प्रतिरोधों के परिणामी प्रतिरोध का सूत्र निम्न में से कौन सा है? दोस्तों समांतर क्रम में क्या होता है? तो समांतर क्रम में होता है 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 डैश 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 1/rn तक के। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यही श्रेणी क्रम पूछता तो क्या होता? तो r बराबर हो जाता r1 प्लस r2 प्लस r3। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। पर्यावरण के विभिन्न घटकों के बीच
ऊर्जा के प्रवाह के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है, ये हमको बताना है। तो पहला कथन दोस्तों, प्रत्येक कोशीय स्तर पर्यावरण में ऊष्मा के रूप में कुछ ऊर्जा का क्षय करता है, तो ये सत्य कथन है दोस्तों। ऊर्जा का प्रवाह एकदिशीय होता है, तो बिल्कुल सत्य बात है। प्रत्येक कोशीय स्तर पर मौजूद कार्बनिक पदार्थ की मात्रा 10% होती है, तो ये भी सत्य कथन है। हरे पौधे पत्तियों पर पड़ने वाली सौर ऊर्जा में से लगभग 10% को अवशोषित करते हैं। नहीं दोस्तों, हरे पौधे जो है ना, सौर ऊर्जा में से लगभग 1% को ही ग्रहण करते हैं, ना कि 10% को। तो गलत कथन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी वाला ही हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर डी वाला। दोस्तों, पर्यावरण के विभिन्न घटकों के बीच ऊर्जा के प्रवाह के संबंध में विकल्प डी गलत है, क्योंकि हरे पौधे अपनी पत्तियों पर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का लगभग 1% ही ग्रहण करते हैं और इसे प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से खाद्य ऊर्जा में क्या करते हैं? परिवर्तित करते हैं। यह ऊर्जा भोजन के रूप में रासायनिक ऊर्जा में क्या हो जाती है? परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एल लंबाई और ए अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले एक तार का प्रतिरोध 0.5 ओम है। समान पदार्थ से निर्मित समान लंबाई और 2a अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले तार का प्रतिरोध डैश होगा। दोस्तों, तो 2a अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले तार का प्रतिरोध हमको बताना है। तो हम फॉर्मूला यहाँ पे क्या लगाएंगे दोस्तों? हम लगाएंगे एल आर बराबर रो एल अपॉन में ए के। ठीक है दोस्तों, जब एल लंबाई और ए अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल था तो तार का प्रतिरोध कितना था? 0.5 था। कितना था? 0.5 था। अब बोला है समान पदार्थ से निर्मित समान लंबाई और 2a अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल। पहले क्षेत्रफल a था, अब कितना हो गया? 2a हो गया। तो यहाँ हम प्रयोग करेंगे किसका? r बराबर रो अपॉन में l का सूत्र, l अपॉन a का सूत्र का प्रयोग करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों देखिए, L1 बराबर L2, पहले भी L ही था लंबाई, बाद में भी लंबाई L ही थी। तो हमको क्या था? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल पहले क्या था? A था। तो हम सिर्फ R और किसमें तुलना करेंगे? R और A में तुलना करेंगे। तो जब लंबाई समान है तो लंबाई से हमको मतलब ही नहीं है, और रो भी समान है, मतलब प्रतिरोधकता, विशिष्ट प्रतिरोधकता भी हमारी समान है। तो हम क्या करेंगे? हम जानते हैं R बराबर क्या होता है? R बराबर होता है 1, हम ले लेते हैं 1 अपॉन में A के। ये हो जाएगा 1 अपॉन में ए के। तो दोस्तों इसी हम क्या करेंगे? R1 बराबर 1 अपॉन ए, R1 बराबर 1 अपॉन ए। तो क्या हो जाएगा? R1 A1 बराबर एक का प्रतिरोध क्या हो जाएगा? R2 बराबर 1 अपॉन 2a। तो क्या हो जाएगा? R1 A1 बराबर R2 इंटू 2a2, यही होगा। तो क्या हो जाएगा? R1 अपॉन में R2 बराबर A2 अपॉन में A1। क्या हो जाएगा? R1 अपॉन में R2 बराबर A2 अपॉन में A1। अब A2 अपॉन में A1 हो गया दोस्तों, क्या हो गया? हमने निकाला फाइनल इसमें, तो हमने निकाला R1 अपॉन में R2 बराबर A2 अपॉन में A1 के। अब देखिए R1 का मान कितना है दोस्तों? 0.5 है, तो यहाँ पे हम क्या रख देंगे? 0.5 रख देंगे। R2 हमको निकालना है, और पहले क्षेत्रफल कितना था? A था। पहले क्षेत्रफल कितना था? अच्छा, क्षेत्रफल दोबारा क्या हुआ? 2a हो गया। उसके बाद पहले क्षेत्रफल कितना था? A था। तो जब इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा? तो R2 बराबर हो जाएगा 0.5 अपॉन में 2 के। ठीक है, अब पॉइंट हटेगा, नीचे 0 आ जाएगा। 20 का भाग 5 में देंगे तो 20 शून्य शून्य दशमलव लगाए, 20 दूनी 40 और 20 पंचे 100। तो 0.25 जो है इसका राइट आंसर निकल के आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डिस्ट और प्रत्यावर्ती विद्युत धारा के प्रतीक को पहचानिए। तो दोस्तों डिस्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा, तो ये है हमारा डिस्ट धारा और ये क्या है? हमारा प्रत्यावर्ती धारा। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, देखते हैं अगला क्वेश्चन। फाइन ड्राइंग किस ग्रेड की पेंसिल से बनाई जाती है? दोस्तों फाइन ड्राइंग जो है ना, ये 3H ग्रेड की पेंसिल से बनाई जाती है। किसके? 3H ग्रेड की पेंसिल से। दोस्तों 3H की पेंसिल मध्यम कठोर पेंसिल की श्रेणी में आती है। इसके द्वारा फाइन ड्राइंग, मध्य रेखाएं, रचना रेखाएं तथा प्रक्षेपी आदि खींची जाती है। किसके द्वारा? 3H पेंसिल के द्वारा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन।
डैश द्वारा एसी को डीसी में बदला जाता है, तो एसी को डीसी में बदलने का कार्य कौन करता है, तो रेक्टिफायर डिस्टकारी जो होता है ये एसी को डीसी में बदलता है। दोस्तों रेक्टिफायर डिस्टकारी द्वारा एसी को डीसी में बदला जाता है। रेक्टिफायर का प्रयोग रेडियो, टीवी, माइक्रोवेव आदि में किया जाता है। अर्धचालक डायोड के आने के पहले निर्वात नलिका डायोड या कॉपर ऑक्साइड के रेक्टिफायर प्रयोग किए जाते थे। कंडेंसर की बात करें तो एक यांत्रिक युक्ति है जो गैस या वाष्पों को ठंडा करके द्रव में बदल देती है। एम्पलीफायर की बात करें तो यह एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो सिग्नल की शक्ति को बढ़ा देता है। फिल्टर की बात करें तो ऐसे परिपथ को कहते हैं फिल्टर जो विद्युत संकेतों में से अलग अलग आवृत्ति वाले अवयवों को क्या करता है, विभेदित करता है, उसे हम बोलते हैं फिल्टर। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। डिस्ट विद्युत धारा जनित्र के साधारण प्रतीक को पहचानिए। तो डिस्ट विद्युत धारा किसे होगा, तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये है हमारी डिस्ट विद्युत धारा का प्रतीक। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से किस उपकरण का उपयोग प्रत्यावर्ती धारा को डिस्ट धारा में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है, तो इसे हम बोलते हैं डिस्टकारी। किसका, डिस्टकारी का प्रयोग जो है प्रत्यावर्ती धारा को डिस्ट धारा में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा वह धारा है दोस्तों जो किसी विद्युत परिपथ में अपनी दिशा बदलती रहती है एवं डिस्ट धारा अपने प्रवाह की दिशा नहीं बदलती। संधारित्र की बात करें, कैपेसिटर की, तो इसका उपयोग विद्युत आवेश अथवा स्थिर विद्युत ऊर्जा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। धारा नियंत्रक क्या है दोस्तों, तो यह जो करंट को नियंत्रित करके रखता है उसे बोलते हैं धारा नियंत्रक। कैलोरीमीटर क्या है, तो उष्मा की माप करता है कैलोरीमीटर। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ड्राइंग शीट के चारों साइडों पर सेंटर मार्क करने को क्या कहते हैं, तो ड्राइंग शीट के चारों साइडों पर सेंटर मार्क करने को हम बोलते हैं मार्जिन। क्या बोलते हैं, मार्जिन बोलते हैं। ड्राइंग शीट के चारों साइडों पर सेंटर मार्क खींचना मार्जिन रेखा कहलाता है। ड्राइंग शीट के बाईं तरफ 20 mm से 30 mm तक तथा शेष तीनों ओर 5 mm की मार्जिन रेखा खींची जाती है। ड्राइंग शीट के बाईं तरफ 20 से 30 mm और शेष तीनों ओर 5 mm की मार्जिन रेखा खींची जाती है, किसमें, ड्राइंग शीट में। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। इंटरनेट प्रौद्योगिकी में डीएनएस का पूर्ण रूप क्या है, दोस्तों इंटरनेट प्रौद्योगिकी में डीएनएस का पूर्ण रूप है डोमेन नेम सिस्टम। क्या है, डोमेन नेम सिस्टम जो है डीएनएस का पूर्ण रूप है। इंटरनेट प्रौद्योगिकी में डीएनएस का पूर्ण रूप डोमेन नेम सिस्टम है। यह मुख्य रूप से इंटरनेट सेवा को संदर्भित करने का काम करता है। यह एक डोमेन नेम के आईपी पते का अनुवाद करता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। फैक्ट्री एक्ट 1948 में वर्णित सप्ताह की व्याख्या के अनुसार यह 7 दिनों की अवधि है जो निम्न की मध्य रात्रि से प्रारंभ होती है। तो ये सोमवार की मध्य रात्रि से प्रारंभ होती है। कब से, सोमवार की मध्य रात्रि से। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एफटीटीपी का पूर्ण रूप क्या है, तो दोस्तों एफटीटीपी का पूर्ण रूप होता है क्या, फाइबर टू द प्रीमाइसेस। क्या होता है, फाइबर टू द प्रीमाइसेस जो है एफटीटीपी का पूर्ण रूप है। दोस्तों एफटीटीपी का पूर्ण रूप फाइबर टू द प्रीमाइसेस है। यह फाइबर इंटरनेट से जुड़ी क्रियाविधि में सिंगल, मल्टी यूनिट और बिजनेस क्षेत्र को हाई स्पीड नेटवर्क उपलब्ध कराती है। ये क्या कराती है, ये कराती है सिंगल, मल्टी यूनिट और बिजनेस क्षेत्र को हाई स्पीड नेटवर्क उपलब्ध कराती है फाइबर इंटरनेट। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक निम्न में से क्या है, तो विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है दोस्तों, तो ओम होता है। वाट किसका होता है, शक्ति का होता है। न्यूटन किसका होता है, बल का होता है। कूलाम किसका होता है, तो आवेश का होता है। ठीक है ना, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक पहिया और धुरी का यांत्रिक लाभ निर्भर करता है। तो दोस्तों एक पहिया और धुरी का यांत्रिक लाभ जो है ये पहिए के आकार पर और धुरी के आकार पर, इन दोनों ही पर निर्भर करता है एक पहिए और धुरी का यांत्रिक लाभ। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। उस उपकरण का नाम बताइए जिसे छोटी दूरियों का मार्किंग व विभाजन में प्रयुक्त करते हैं। तो दोस्तों वह उपकरण जिसका उपयोग छोटी दूरियों के मार्किंग व विभाजन में करते हैं वो है हमारा छोटी कंपास। छोटी कंपास का उपयोग जो है छोटी दूरियों के मार्किंग के लिए और उनके विभाजन के लिए करते हैं। दोस्तों छोटी कंपास का उपयोग छोटे वृत्त को खींचने के लिए किया जाता है। वृत्त के अतिरिक्त तो छोटे चाप बनाने, छोटी दूरियों पर निशान लगाने तथा किसी रेखा के विभिन्न समान भागों में विभाजित करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। किसका, छोटी कंपास का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आज के सारे 50 क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।